मम्मी बात करके मोबाइल दे देना। एक बार तबियत कमी आ गई मेरी तो
Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। मेरा वॉइस आ रहा है क्या आप लोगों को? हाँ मैम, आ रहा है। हाँ मैम। एक मिनट। Okay, Shubham. Welcome to the first class, Shubham. यस मैम, थैंक यू मैम। आर्यन आने वाले हैं? पता नहीं मैम, बात नहीं हुई। चलो यार, ऑलरेडी 5 मिनट तो हो ही गए हैं वेट करते हुए। मैं स्टार्ट करती हूँ क्लास, ठीक है? कौन गया? ओके। शुभम, शुभम आप हैं? हाँ। शुभम, मैं ऐसा बोल रही थी कि हम लोग बेटा यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री की बुक में, हम लोग उसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है? और इसमें हम लोग अभी तो हमने बहुत सारी बेसिक चीजें भी डिस्कस कर ली हैं, थोड़ा सा आगे भी बढ़ गए हैं। तो आप कोशिश करिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे बोल दीजिएगा एक बार, तो मैं वो चीजें आपके लिए रिपीट भी कर दूंगी। फाइन। और आज हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है? यस यस। फाइन। आप लोगों की आवाज मुझे धीमी क्यों आ रही है यार? प्लीज कोई कुछ बोलो। हेलो मैम। यस मैम। हाँ, हेट आपकी आवाज ठीक है। शुभम? हेलो मैम। हाँ शुभम, अभी ठीक है आपकी। अमान आप बोलो। यस मैम। ओके फाइन, ठीक है। चलो बेटा, प्लीज ट्राई टू टर्न ऑन योर कैमरा। फाइन। चलो, सबसे पहले आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो उसमें हम बात करेंगे कि सबसे पहले कि यार मोल क्या होता है, ठीक है? मोल क्या होता है? तो हमने पहले बात किया था इस बारे में कि हमारे जो 7 हमारे पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है? मतलब 7 क्वांटिटीज हैं ऐसे बेसिक, जिनकी हेल्प से हम किसी और भी जो भी हमारे पास क्वांटिटी है उनको हम लोग इन क्वांटिटीज की हेल्प से, 7 बेसिक क्वांटिटीज की हेल्प से उनको डिराइव कर सकते हैं। इसलिए इनको बोला था बेसिक क्वांटिटीज, और वो हो गए थे हमारे डिराइव्ड यूनिट्स, या ये हो गए थे हमारे बेसिक यूनिट्स। तो मोल जो है, मोल इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो मोल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? और मोल का जो सिंबल होता है वो होता है MOL, ई हट जाता है लास्ट का, ठीक है? तो मोल का जो सिंबल है दैट इज MOL। और मोल क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है? अब आप सोचो कि मतलब एटम जो है, मतलब अगर हम एटम की बात करें तो एटम का साइज बहुत छोटा है, ठीक है? बहुत छोटा होता है एटम। पर लेकिन अगर आप किसी चीज का 1 ग्राम ले लो तो उसमें इतने सारे एटम्स प्रेजेंट है, इतने सारे एटम्स प्रेजेंट है। कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी के 1 ग्राम में, या किसी की चीज के 1 मोल में? किसी भी सब्सटेंस की बात करें तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है? जहां पर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात की थी ना, सिग्निफिकेंट नंबर्स की बात की थी, तो वहां पर हमने इसको बताया था आपको कि हम आगे देखेंगे कि केमिस्ट्री में हमें अप टू द रेशियो ऑफ 10⁻23, और कहीं कहीं मतलब हम यहाँ तक भी पहुंचते हैं, ठीक है? तो करीब इस फ्रैक्शन में आपको 1 मोल में एटम कितने ज्यादा होते हैं, ठीक है? मतलब नंबर ऑफ एटम किसी भी सब्सटेंस के कुछ इस रेशियो में, मतलब कुछ इसके साथ कोई एक डिजिट मल्टीप्लाई हो जाएगी, कुछ उतने नंबर ऑफ एटम एक मोल में होते हैं, ठीक है?
तो उस चीज को हम डिराइव कैसे करते हैं या कैसे आए इस कंक्लूजन पे, वो चीजों की बात यहाँ पे करने वाले हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि यार मोल क्या होता है। तो मोल का मतलब क्या है? मोल मतलब होता है कि आपको क्या करना है यहाँ पे मोल में बताते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जिसमें कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब जिसमें कि क्या हो, कार्बन 12 की बात कर रहे हैं, कार्बन 12, ठीक है, कार्बन C12 आइसोटोप की बात करते हैं। कार्बन के हमारे पास कई आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था कार्बन 12 और कार्बन 13 का अमाउंट परसेंटेज अपने एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा है। तो कार्बन 12 की अगर हम लोग बात करें तो कार्बन 12 में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 12 ग्राम ऑफ C12 लिया, इसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, what are the whatever is the number of atoms present in 12 gram of C12 atom, उतने क्या होते हैं, that is equal to 1 mole, ठीक है। तो 1 mole क्या है? 1 mole is equal to the number of atoms present in 12 gram of carbon 12 atom, ठीक है। तो जैसे अभी आप याद करो, हमने कार्बन 12 के साथ हमने किस चीज को एक बार डिफाइन किया था? AMU, हमने एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया था, AMU को, कार्बन 12 की हेल्प से। हेत, आप मुझे बताओगे 1 AMU क्या होता है, कैसे डिफाइन किया था इसको हमने? 1 AMU क्या होता है? मैम 1 मिनट। देख के नहीं बोलना है यार, देख के बोला तो क्या फायदा, है ना। 1 AMU हमने कैसे बताया था? एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ तो ठीक है, डेफिनेशन नहीं पूछ रही मैं, पर लेकिन इस तरह से तो बता सकते हो। हमने किस तरह से बोला था AMU क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम। तो 1 AMU हमने डिफाइन किया था, मतलब IUPAC के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, 1 AMU को डिफाइन किया गया है कि एक कार्बन 12 एटम का जो मास होता है उसका 1/12 जो है वो होता है हमारा 1 AMU, ठीक है। और एक कार्बन 12 एटम का जो मास था वो हमने बात किया था, ये क्या होता है अपना 12 AMU, ठीक है। तो 1/12 करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 1 AMU, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि मैम हम किसी चीज का जो मास मेजर करते आए हैं, अभी तक किसमें मेजर किया है हमने? ग्राम्स में मेजर किया है। तो हमने बात किया था कि अगर 12 AMU है तो मतलब 1 AMU है, तो 1 AMU में कितने ग्राम्स होते हैं, ये हमने बात किया था। कितना आए थे? इतने थे क्या? 1.66 इंटू 10⁻⁻24। अमान कंफर्म करो बेटा, हाँ मैम। कंफर्म। हाँ। ये मैं इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आज क्लास में यूज होने वाली हैं। तो लास्ट टाइम हमने एक बेस बनाया था कि हमें मोल आगे पढ़ना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो 1 AMU मतलब दिस इज 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। और कार्बन 12 एटम क्या है? कार्बन का एक आइसोटोप है C12, जिसका मास हम लोग रेफरेंस के लिए लेते हैं। तो उसके मास का 1/12 इज 1 AMU। और 1 AMU का मतलब क्या है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये होता है हमारा 1 AMU, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात कर रहे थे मोल की। तो 1 मोल मैंने बताया, 1 मोल क्या है? इट इज द नंबर ऑफ एटम्स present in 12 ग्राम ऑफ C12 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप, ठीक है। तो C12 आइसोटोप में C12 के 12 ग्राम के आइसोटोप, मतलब आपने C12 का कितना अमाउंट लिया है? 12 ग्राम लिया है, ठीक है। तो क्या ये 12 AMU के इक्वल है? नहीं। मतलब एक कार्बन एटम का, एक C12 के एटम का मास कितना था अपना? अभी हमने देखा था एक कार्बन 12 का अपना जो मास है दिस इज 12 AMU। पर यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे AMU की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर 12 ग्राम की बात कर रहे हैं। तो 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप लिया और उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं दैट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। मैम आप रिपीट कर सकते हो? हाँ हाँ, मैं अभी अभी बेटा बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ।
अरे यार, so this is the amount of substance that has means 1 mole of a substance। अगर आप लेते हो 1 mole of a substance, अगर बोलता है कोई कि वहां पर अगर लिखा है मैंने वहां पर 1 mole of a substance, लिखना कुछ चाह रही हो यहाँ पर, हर बार लिख कुछ जा रही हो, जैसे तो अगर हमसे बोले कि कोई कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस में, अब आपको पता है जो मोल है वो क्या है? अमाउंट बताता है, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट बताता है। तो किसी सब्सटेंस का अगर आपके पास 1 मोल है, तो मैंने आपको बोला ये आपके पास 1 मोल है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी दिया मैंने, लेट्स से मैंने आपको दिया H एटम, मैंने आपको दिए हाइड्रोजन के एटम्स दे दिए, तो मैंने कहा आपके पास क्या है? 1 मोल H एटम है। तो अगर आपके पास 1 मोल H एटम मैंने आपको दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है? वहां पे उतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है जितने की हमारे 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मतलब 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, ये सब्सटेंस में आपके आ सकते हैं एटम्स हो सकते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इसमें आपके आयन्स हो सकते हैं, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मतलब आप कोई भी एंटिटी ले सकते हो रिलेटेड टू केमिस्ट्री जिसमें हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल है, जैसे मैंने आपसे कहा हाइड्रोजन का आपके पास, हाइड्रोजन एटम का आपके पास 1 मोल है, तो उसका मतलब क्या है? वहां पर नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है? वहां पे नंबर ऑफ एटम्स उतने प्रेजेंट है जितने की 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं वो बाद में बात करेंगे। अगर मैं इसके बाद बोलूं आपके पास 1 मोल ऑफ H2 है, ठीक है, मतलब 1 मोल ऑफ H2 के मॉलिक्यूल्स है, मतलब H2 तो अब क्या हो गया? H2 एक एटम की जगह भी ये मॉलिक्यूल हो गया ना, तो 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके भी अगर H2 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास उतने नंबर ही ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ C12। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ C12 इन 12 ग्राम। ठीक है, मतलब हमें सारी बातें जो करनी है कार्बन के रिस्पेक्ट में ही करनी है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 1 मोल है किसी भी सब्सटेंस का, लेट्स से आपके पास, मैंने बोला हाइड्रोजन का आपके पास 1 मोल है, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसमें कितने नंबर ऑफ H है, मतलब H का एक एटम की बात कर रही हूँ, H एटम, तो H एटम अगर आपके पास 1 मोल है, इसका मतलब ये हुआ वहां पर नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे? जितने आपके पास C12 आइसोटोप में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है कार्बन के 12 ग्राम C12 आइसोटोप में, उतने नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रेजेंट होंगे आपके एक एटम, मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में। अब अगर मैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम ना लेके 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ले लूं, 1 मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया? एक H2 की बात कर रही हूँ, H2 मॉलिक्यूल। तो अगर आपके पास 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल हो गया, तो उसमें भी आपके पास उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जितने की आपके पास क्या है? नंबर ऑफ एटम्स हैं किसमें? 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपके पास 1 मोल ऑफ आयन है किसी भी सब्सटेंस का, मान लो जैसे हमने बात किया था सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड के हम लोग क्या लिखते हैं? फॉर्मूला मास लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वो सॉलिड स्टेट में वहां पे बहुत सारे सोडियम और बहुत सारे क्लोरीन होते हैं, तो हम लोग उनका मास कैसे डिफाइन करें? तो हम उनका मॉलिक्यूलर मास नहीं बताते, हम उनका फॉर्मूला मास बताते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो है आपको पता है वहां पे क्या है? आयन प्रेजेंट है। तो अगर मैं बोलूं कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड है आपके पास, तो वहां पर आपके पास कितने नंबर ऑफ आयन्स होंगे? तो वो उतने नंबर ऑफ आयन्स ही होंगे जितने की आपके पास C12 आइसोटोप में, आप 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में जितने एटम्स हैं उतने ही यहाँ पर क्या होंगे? आयन्स होंगे। इज दैट ओके? अब मैं यहाँ पर बात करूं इलेक्ट्रॉन की, मान लो आपके किसी सब्सटेंस का 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब भी यही हुआ कि 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में जितने एटम होंगे उतने ही आपके क्या होंगे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा।
इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास 1 मोल ऑफ H एटम है तो उसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ H एटम्स कितने होने वाले हैं, दिस नंबर ऑफ H एटम्स विल बी इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में जितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। वहीं मैं 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, तो दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 in 1 mole will be equal to number of C carbon atoms of C12 in, let me write it again. तो यहाँ पर आप लोग इसको वैसे ही लिख सकते हो फिर से कि यहाँ पर क्या है अपने, अरे तो यहाँ पर आपके ये भी है नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। डेफिनेशन क्लियर हुआ? कोई आपसे बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस आपके पास है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो भी एंटिटी आपको दिया है वो बोला आपके पास 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल है, तो आप मॉलिक्यूल में बताओगे इतना नंबर है। अगर वो बोले 1 मोल ऑफ आयन है तो उतना नंबर आपका आयन का हो जाएगा। अगर वो बोले 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उतना नंबर आपके इलेक्ट्रॉन्स का हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे H एटम है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ H एटम आएंगे 1 मोल ऑफ H एटम में, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। अब यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल ले लिया तो यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल्स में भी, सॉरी यहाँ पे हाँ नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स लिया तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात होगी। अगर यहाँ पे 1 मोल ऑफ किसी चीज का आयन ले लेते, मान लो NaCl आयन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर वो बात होती है आपकी नंबर ऑफ आयन्स आते। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कितने नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ आयन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। मुझे ये बताओ डेफिनेशन क्लियर है कि आप लोगों को समझ में आई डेफिनेशन क्या कहती है? पक्का? यस मैम। शुभम आपको आया? यस मैम। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मोल के बारे में बात। ठीक है, मैं ये सारी चीजें अभी आपको टाइम दूंगी, पर उससे पहले समझ लेते हैं कि भाई इतनी देर से हम बात कर रहे हैं C12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो कितने एटम्स होते हैं उनको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो C12 का जो हमने बात किया था, कितना ले रहे हैं हम इसका अमाउंट, 12 ग्राम ले रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि C12 का जो मास होता है ये कितना होता है, इसका मास कितना बताया था मैंने, 12 AMU बताया था। ठीक है, और 12 AMU का मतलब इसका ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना आता है, ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, बताओ बताओ जल्दी से, कोई भी चेक करके बताओ 12 AMU कितना होता है। केत, अमान, कोई भी देखो, C12 को मैंने आपको बताया था 12 AMU, और जब हमने इसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री से चेक किया था तो इसका मास क्या निकल कर आया था, 19.9 इंटू 10⁻⁻24 आया था क्या मैम? 19.9 टू समथिंग इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, तो ये आपका कुछ आएगा कि दिस इज इक्वल टू 19.9 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो मतलब आप यहाँ पर C12 की बात करो तो C12 का जो मास है दिस इज 12 AMU, और जब आप इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करोगे तो दिस विल बी दिस मच अमाउंट ऑफ ग्राम। ठीक है, फाइन, तो मतलब इतने ग्राम्स में कितने कार्बन एटम है, कितने C12 एटम है, आपके एक C12 एटम है, क्योंकि ये जो मास है ये इतने ग्राम से किसका है, एक C12 एटम का है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 12 ग्राम की। तो 12 ग्राम में कितने होंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड, पहले 1 ग्राम निकाल लो, तो 1 ग्राम में कितने कार्बन एटम्स होने वाले हैं, 19.9 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, तो इतने कार्बन 12 एटम होंगे किसमें, 1 ग्राम में। तो 12 ग्राम में कितने हो जाएंगे, दिस विल बी दिस मच मल्टीप्लाइड बाय 12। ठीक है, और जब आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम। ठीक है,
मतलब आपके 12 ग्राम में कितने कार्बन 12 एटम आने वाले हैं, इतने कार्बन 12 एटम आएंगे। ठीक है क्या? तो मतलब हम जो यहाँ पर इतनी देर से बात कर रहे थे कि मतलब 1 मोल ऑफ H एटम में कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन एटम्स है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विल बी इक्वल टू, बोला था अरे ओ नो, नंबर ऑफ यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स जो वहां पर बोला था वो कितना बोला था, तो हमने बोला था नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन, आई मीन C12 एटम, देखो मैं अगर कार्बन लिख जाऊँ तो दैट इज C12 एटम्स इन 12 ग्राम। ठीक है, तो 12 ग्राम में C12 एटम्स कितने होते हैं वो हमने अभी देखा, दिस इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ H2 में कितने, 1 मोल ऑफ H एटम में कितने होंगे, 1 मोल ऑफ H एटम में जितने कार्बन, जितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो इतने होंगे। अब वहीं पर हम बात कर रहे थे H2 की, तो 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल है तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे H2 के, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू जितने कार्बन एटम्स होते हैं, मतलब ये वाला वैल्यू, तो दिस इज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे एटम्स नहीं, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। ठीक है, यहीं पर अगर 1 मोल ऑफ किसी भी चीज के आयन हो जाते हैं तो उसके लिए भी क्या लिखते हैं, उसका नंबर कितना है, नंबर ऑफ आयन्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, किसमें, 1 मोल ऑफ आयन में। ठीक है, तो आप देखो सब्सटेंस आप कोई भी ले लो दुनिया का, पर उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं या नंबर ऑफ एटम्स होने वाले हैं वो सेम होंगे। ठीक है, जितने आपके कार्बन 12 में एटम्स प्रेजेंट है उतने ही अमाउंट प्रेजेंट होगा उस एंटिटी में जिसकी आप बात कर रहे हो। अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे होगे तो वहां पे उतने एटम्स होंगे, अगर आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो तो वहां पे उतने मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर आप किसी आयन की बात कर रहे हो तो वहां पर उतने आयन्स होंगे। ठीक है, क्लियर है भाई, हाँ या ना? हाँ मैम। ठीक है, चलो, तो ये हो गया मेरा कि भाई 1 मोल में कितने कार्बन एटम्स होते हैं, इतने एटम्स होते हैं। ठीक है, चलो इस चीज को लिख लो। इसके बाद ये जो हमने जो चीजें देख ली, यहाँ से मेरे 2 फॉर्मूले भी निकल कर आ गए, अभी आपको पता नहीं चले। और ये जो नंबर आया ना निकल कर 6.022 इंटू 10⁻23, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं, इसको एक नाम दिया गया एवोगाड्रो नंबर, इसको बोला गया एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, इस नंबर को नाम दिया गया एवोगाड्रो नंबर, और इसी को कई बार हम लोग लिखते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो देखो अगर नंबर है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, बट जब हम लोग इसको एवोगाड्रो कांस्टेंट लिखते हैं तो इसका यूनिट हो जाता है, वो होता है हमारा मोल इनवर्स। तो जब हम लोग इसको लिखते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट, ठीक है, तो एवोगाड्रो कांस्टेंट जब हम लोग इसको लिखते हैं तो एवोगाड्रो कांस्टेंट इज 6.022 10⁻23 एंड दिस इज मोल इनवर्स। ठीक है, मतलब 1/मोल इसका यूनिट होता है। अभी थोड़ी देर में, थोड़ा सा टाइम दो, 15 मिनट का, आप लोग इसका यूनिट कैसे ये लिख रही हूँ ये भी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लो मोल कॉन्सेप्ट, अपना हेडिंग दे दो आप लोग, मोल कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, जितनी बातें यहाँ पे डिस्कस की हैं, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम लोग मोल क्या होता है। ठीक है, मोल क्या होता है, मोल लिखो। मोल कॉन्सेप्ट में मोल लिख लीजिए आप, इट इज द, mole is the amount of a substance, mole is the amount of a substance that contains, amount of a substance that contains the same number of, that contains the same number of entities, that contains the same number of entities, that contains the same number of entities, ENTITIES। और एंटिटीज का मतलब क्या है, यहाँ पे सारी चीजें आ गई, जैसे कि मैं एटम्स की बात करूं, मॉलिक्यूल्स की बात करूं, या आयंस की बात करूं, इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, ये सारी चीजें आपकी एंटिटीज में आ गई। ठीक है, तो 1 मोल में लिखा हमने, इट इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज, ब्रैकेट में ये सारी चीजें, एज देयर आर number of, as there are number of carbon atoms, as there are number of carbon atoms present in
as there are number of carbon atoms नहीं, as there are number of atoms लिखो केवल, as there are number of atoms present in 12 gram of C12 isotope, as there are number of atoms present in 12 gram of C12 isotope, ठीक है, as there are number of atoms present in 12 gram of C12 isotope, ठीक है क्या? फाइन। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि 12 ग्राम में कितने एंटिटी होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे अब लिखना 12 ग्राम यहाँ पे लिखो 1 atom of C12 isotope, 1 atom of C12 isotope has mass of 12 AMU. 1 atom of C12 isotope has mass of 12 AMU, ठीक है। तो 1 atom का आपने मास लिख लिया, which is equal to यहाँ पे लिख लो 19.9 into 10 to the power minus 24, 10 to the power minus 24 ग्राम, 19.9 into 10 to the power minus 24 ग्राम। तो 1 atom of C12 isotope में कितना मास है? इतना है, ठीक है। तो अब आप लोग इसको यहाँ पर अब ये वाला चीज लिख लो, ठीक है। यूनिटरी मेथड जो हमने निकाला और यहाँ से हमने नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स निकाले, इसमें 12 ग्राम में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे फाइंड आउट किए वो लिख लो, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स लिख लो, ये वाला और ये वाला, ठीक है। जल्दी से कर लीजिएगा। किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं आ रही? यूनिटरी मेथड है, सिंपल। इतने ग्राम में इतना है, इतने ग्राम में एक कार्बन आटम है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे? 1 अपॉन दिस मच अमाउंट। तो 12 ग्राम में कितने होंगे? 12 ग्राम में हो जाएंगे हमारे इतने, ठीक है। ओके, फाइन, लिख लिया। यार आप लोग रिप्लाई तो करो, कैमरा ऑन कर लो तो भी पता चल जाए। डन? Yes, ma'am. Yes, ओके शुभम। ए तमान, आज आपके फ्रेंड हाँ। कहाँ रह गए? आई नहीं, चलो ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं वो बात जो हमने यहाँ पे डिस्कस की, मतलब ये जो बात कर रहे थे कि 1 मोल ऑफ एच एटम का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे लिख लो पहले, इसके बाद नीचे लिखना इसका मतलब क्या हुआ। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आटम हैज 6.022 into 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम, इतने हाइड्रोजन एटम, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैज, इसमें कितने होंगे 6.022 into 10 to the power 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, इतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर
यहाँ पे बोला है हाइड्रोजन एटम पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बोला है इतना होगा, ठीक है। तो इतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ध्यान से समझना, अभी मैं आगे एक चीज पूछूंगी आपसे इसमें। तो आपने इसमें हाइड्रोजन एटम लिख लिया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिख लिया, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको मैं बोल दूं यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें क्या होंगे, उसमें कितने नंबर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देखो किसी सब्सटेंस का 1 मोल अगर आपको दिया गया तो वहां पे कितना ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट है ये एटम्स का। तो ये देखो एटम्स का मास बहुत कम है पर इनका अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर एटम्स का मास बहुत कम है बट ये अमाउंट बहुत ज्यादा आएगा। इसी तरह से आप 1 मोल ऑफ आयन लिख सकते हो कि 1 मोल ऑफ आयन में कितने आयन्स होंगे, इतने ही नंबर ऑफ आयन्स होंगे, कोई भी अगर आपको आयन दे दिया जाता है तो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दे दूं 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड में Na+ अलग है, Cl- अलग है, तो मैं वहां पे क्लोराइड आयंस की बात करूं तो 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयंस में कितने क्लोराइड आयंस होंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 6.022 10⁻23 क्लोराइड आयंस, ठीक है, क्लोराइड आयंस। फाइन, क्लियर है यहाँ तक। मैं क्वेश्चन पूछूं फिर, मतलब आप आंसर दे पाओगे यार, ऐसा क्वेश्चन ही पूछूंगी आपसे, ठीक है। रेडी? यस मैम। अभी Yes, मेरा क्वेश्चन है, ये देखो ये जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर मैंने लिखा है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैज हाउ मेनी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो आपको पता चल गए, पर इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में अगर पूछूं तो कितने होंगे। मेरा क्वेश्चन है कि 1 मोल ऑफ H2 में हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, 1 मोल ऑफ H2 में आपके हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे। तो H2 बोल रही हूँ, मतलब ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, ठीक है। फाइन, तो इतने 1 मोल ऑफ H2 में आपके पास हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे। मैम उसका स्क्वायर। स्क्वायर नहीं बेटा, ट्वाइस, ट्वाइस, मैम ट्वाइस होगा। यस मैम, ट्वाइस, ट्वाइस। ट्वाइस, राइट, ट्वाइस, Twice. वेरी गुड। तो मतलब आपको पता है एक मॉलिक्यूल अगर आप H2 लेते हो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 है आपके पास, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने, नंबर ऑफ H एटम्स कितने होंगे, वहां पर 2 H एटम्स है, ठीक है। तो मतलब अगर आपके पास, अब आपके पास 1 मोल ऑफ H2 है, 1 मोल ऑफ H2 का मतलब क्या हो गया, 1 मोल ऑफ H2 का मतलब हो गया 6.022 10⁻23। क्या है ये, H2 के मॉलिक्यूल है कि एटम है, मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये 1 मोल ऑफ H2 बोला है, ठीक है। हाँ, तो 6.022 इंटू 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कितने होंगे, तो 2 टाइम्स 6.022 इंटू 10⁻23 H एटम, ठीक है, समझ में आया। तो इतने H एटम्स हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फाइन, यस। अब यहाँ पर इसके बाद अब आप नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिख लो यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एवोगाड्रो नंबर, दिस इज कॉल्ड एज एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। एक पॉइंट में लिख लेना दिस इज कॉल्ड एज एवोगाड्रो नंबर, और नेक्स्ट पॉइंट में इसको लिख लेना इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवोगाड्रो कॉन्स्टेंट। तो अगर ये कॉन्स्टेंट है, एवोगाड्रो का मतलब किसी साइंटिस्ट के नाम से हम लोग इसको दे रहे हैं, इस कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी यूनिट भी डिफाइन करते हैं। तो यूनिट के साथ इसको लिख लेना, अगर इसको एवोगाड्रो कांस्टेंट कहता है तो इट विल हैज इट्स यूनिट, ठीक है। तो आपके पास एवोगाड्रो कांस्टेंट पता चल गया, आपको एवोगाड्रो नंबर पता चल गया, ठीक है। फाइन, अब हम लोग डिराइव करते हैं अपने मोल फाइंड करने के फॉर्मूलाज, ठीक है, मतलब एक्चुअली तो वो डिराइव हो गए हैं। अब आप यहाँ पे समझो, शुभम आपके लिए, ताकि आपकी क्लास वेस्ट नहीं हो, एक बात बताती हूँ कि हम लोग बात करते हैं, एक बात करते हैं ग्राम एटॉमिक वेट की, और एक बात करते हैं हम लोग, या फिर देखो ग्राम एटॉमिक वेट बाद में बताएंगे। अब इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग दे दो यहाँ पे मोलर मास,
यहाँ पर एक हेडिंग दो आप, मोलर मास, फिर हम इसको बताते हैं। मोलर मास, मोलर मास। अब देखो Yes. मोलर मास का मतलब क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का मास जो होगा दैट इज मोलर मास। तो 1 मोल मास ऑफ, यू मे राइट इट एज mass of 1 mole of a substance is called as its molar mass, is called as its molar mass, is called as its molar mass। ठीक है, तो amount of 1 mole of a substance is called as its molar mass। फाइन। अब मैं यहाँ पे 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस की बात जो कर रही हूँ, इसमें रुकेगा, तो 1 मोल की सब्सटेंस में उसका मास कितना है, वही मास उसका क्या हो जाता है, मोलर मास। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 1 मोल ऑफ C12 आइसोटोप है। ठीक है, अगर आपके पास 1 मोल ऑफ C12 आइसोटोप है, ठीक है, और तो 1 मोल ऑफ C12 आइसोटोप का मतलब क्या हुआ, इसका मास कितना होगा, वही इसका मोलर मास हो जाएगा। अब आप बताओ 1 मोल को हमने जो डिफाइन किया है वो क्या डिफाइन किया है, जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप लेते हैं वही जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 मोल। तो मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप ले रहे हैं, तो अगर मुझे इसका मोलर मास बताना है, मतलब कार्बन 12 का मुझे मोलर मास बताना है, तो कार्बन 12 का मोलर मास कितना होगा, जो इसकी 1 मोल का जो मास है दैट इज इक्वल टू इट्स मोलर मास। ठीक है, तो इसके 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं यहाँ पर, वो सॉरी कितना मास होता है, दिस इज इक्वल टू, ये हम फाइंड कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 12 ग्राम की बात तो हमने डेफिनेशन की हेल्प से की थी, बट फिर भी एक बार इसको भी हम ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन 12 में हमें कितना मास मिलेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो मुझे आप ये बताओ कि 1 मोल में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने ही एटम्स है क्या, अभी हम देखते गए हैं कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल ऑफ C12 एटम की बात कर रही हूँ तो उसमें कितने होंगे, इतने एटम्स होंगे। ठीक है, फाइन, तो 1 मोल में कितने एटम्स हैं, इतने एटम्स हैं। फाइन, और मुझे ये बताओ कि एक C12 एटम का 1 C12 एटम अगर आप लेते हो, 1 C12 एटम अगर आप लेते हो, जैसे 1 C12 एटम आप लेते हो, तो एक C12 एटम का मास कितना था, एक C12 एटम का मास कितना होता है, अरे बताओ यार, एक C12 एटम का मास कितना होता है, दिस इज 12 AMU, जिसको हमने लिखा था 19.9 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम, राइट। तो ये हो गया हमारा एक C12 का। तो मतलब आपको एक एटम का मास पता है, अब आपको पता है 1 मोल में कितने एटम्स हैं, इतने एटम्स हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 1 मोल के लिए जब आप निकालोगे, मतलब आप किसके लिए निकाल रहे हो, 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स के लिए निकाल रहे हो, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए इस नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दिस विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 19.9 इंटू 10 टू द पावर -24। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसको करोगे तो ये आएगा इतना ग्राम, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे दिस विल कम आउट टू बी 12 ग्राम। ठीक है, तो मतलब 1 मोल में कितना कितना आया इसका मास, इसका मोलर मास कितना आया, 12 ग्राम। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, इसका एटॉमिक मास कितना है, 1 कार्बन 12 एटम का आपका एटॉमिक मास, अभी हमने इसी से तो स्टार्ट किया, दिस इज 12 AMU। तो आप लोग को एक चीज दिखेगा कि कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है, ये क्या है, इसका एटॉमिक मास ये है आपका 12 AMU, पर लेकिन जब आप इसकी मोलर मास की बात कर रहे हो तो ये कितना आ रहा है, 12 ग्राम। तो मतलब आप एक चीज देख सकते हो कि इसमें जो इनकी जो यूनिट्स हैं, जो यूनिट है वो चेंज हो गई है, पर इनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 12, वो दोनों जगह सेम है। यहाँ पे
यूनिट है AMU और यहाँ पे यूनिट है ग्राम, पर ये क्या है 12 एंड 12, तो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी सेम है, पर लेकिन आपकी क्या है वहां पर यूनिट चेंज हो गई है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलती हूँ यहाँ पे इस चीज को अभी लिख लेना, आई गिव यू सम टाइम। अभी मैं आपसे अगर पूछूं, अब आपके लिए एक बहुत आसान सा रिलेशन यहाँ पे मिला कि मतलब अगर आप अगर आप 1 मोल ऑफ C12 लेते हो, 1 मोल ऑफ C12 लेते हो, तो उसका मोलर मास कितना आ रहा है? मोलर मास आ रहा है उसका 12 ग्राम, ठीक है। मतलब उसके एटॉमिक मास के न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी आएगी, बस यहाँ पर क्या बोलते हैं ग्राम में। तो मोलर मास जो होता है बेटा, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये चीज लिखा ना, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम, ये भी लिख लो, इन ग्राम इज कॉल्ड एज इट मोलर मास। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज 1 मोल ऑफ H2, ठीक है, या फिर 1 मोल ऑफ H2 बोलो, तो 1 मोल ऑफ H2 का मोलर मास कितना होगा? 1 मोल ऑफ H2 का मोलर मास लिखना है। तो अब आप मुझे बताओ H2 का एटॉमिक मास कितना होता है? H2 का एटॉमिक मास कितना होता है? बताओ बताओ बताओ, अमान जल्दी से बताओ मुझे, H2 का एटॉमिक मास कितना होता है? इसके एक एटम का मास कितना होता है? कितना AMU कहते हैं हम? H2 को कितना बोलेंगे? 12 AMU कहेंगे या नहीं? एक एटम का मास कितना होता है? 1U, ठीक है। या फिर आप बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में जाओगे तो कितना आता है? 1.008U। यस और नो? एंड अमान, आप लोग रिलेट कर पा रहे हो लास्ट क्लास से? मैम हमने 2 हाइड्रोजन का, थोड़ा टफ पड़ रहा है रिलेट करना। मैम 2 ग्राम। अरे देखो बेटा, मुझे ये बताओ, मैं अच्छा आप लोग शुभम, आपको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। केस एंड अमन, आप लोग अपने पेजेस टर्न करो और हमने जहाँ पर एटॉमिक मास की बात करी थी वो पेजेस खोलो। एटॉमिक मास जहाँ पढ़ा था वो चीजें खोलो, ठीक है। नोट्स लिखे थे लास्ट क्लास में? प्लीज हाँ अनम्यूट मैम। रखो अपने आप को ताकि मुझे तुरंत रिस्पॉन्स मिले, ठीक है तीनों लोग। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एटॉमिक मास कितना होता है, जो किसी एक एटम का जो मास है, दिस इज नोन एज इट एटॉमिक मास। और हम एटॉमिक मास को किस में डिफाइन करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड यूनिट में बताते हैं। यस और नो? क्योंकि ये मास बहुत छोटा है, हर बार तो हम 10⁻⁻24 नहीं लिख सकते ना। मुझे एक बात बताओ कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमने वहां पर क्या लिखा था? देख के बताओ कॉपी से। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, अच्छा किसका लिखा है आपने, बता दो मुझे। ऑक्सीजन का लिखा है यार? फिर आप लोगों ने अपने आप को अनम्यूट पे रख लिया। मैं आपको बोल रही हूँ तीनों लोग अपने आप को अनम्यूट पे रखो ताकि मुझे तुरंत पता चले आप क्या देख रहे हो, क्या बोल रहे हो। जल्दी से अनम्यूट कर लो यार, कैमरा नहीं ऑन करना है तो। मैम आपका क्वेश्चन रिपीट करो ना, एक बार आपने पूछा मैं क्या? पूछ रही हूँ कि हे, अनम्यूट रखो। हाँ मैम। मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे हाइड्रोजन, जहां पर आपने एटॉमिक मास पढ़ा था वहां पर मैंने आपको कुछ कुछ एटम्स के एटॉमिक मास बताए होंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको कार्बन का बताया था एग्जैक्टली 12.011 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1.008U बताया था, ठीक है। कार्बन का बोला था मैंने C12 का होता है 12। ऑक्सीजन की बात की थी तो बोला था 16। देखो इस तरह से दिख रहा है कुछ कुछ। हाँ मैम। कार्बन का था ये, हाइड्रोजन का था ये, यस फिर C12 का था ये, और ऑक्सीजन का था ये। यस और नो? हाँ मैम। यस मैम। हुआ? इतना रिलेट हुआ? तो ये मेरे क्या हाँ। है, ये सारे क्या है एटॉमिक मास। मैं नहीं कह रही कि आप इनकी ये वाले लास्ट वाले डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स में जाओ, ठीक है। तो मैं कार्बन का अगर मैं बोल रही हूँ, कार्बन का एटॉमिक मास मैं 12 लेके चलती हूँ, ऑक्सीजन का मैं ले लेती हूँ 16, ठीक है। हाइड्रोजन का मैं ले लेती हूँ 1, ठीक है, चलेगा ना? 1.008 यस की मैम। जगह केवल 1 ले लिया। अब मैंने आपसे यस पूछा, यहाँ पर क्वेश्चन था मेरा कि जब 1 मोल ऑफ C12 लिख रहे हैं तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा? क्या वो 12 AMU होता है? यस और नो? देखो कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 12 AMU। याद करो AMU की डेफिनेशन ही ऐसी थी, 1/12 का मास ऑफ 1 C12 एटम। और C12 एटम का जो मास बताया था मैंने, वो बताया था 12 AMU होता है। हाँ मैम। अमान, यस मैम। अब अगर इसका
एटॉमिक मास 12 होता है, तो अभी हमने देखो यहाँ पे ये जो चीजें यहाँ पे डिराइव की, तो हमने कहा एक कार्बन 12 का जो मास है वो कितना है 12 AMU, और जब आप इसको लिखते हो तो दिस कम्स आउट टू बी दिस मच अमाउंट ऑफ ग्राम। अब जब मैम 2 आपने ग्राम इसको, हाँ क्या मैम 2 ग्राम्स 2 ग्राम किसका बोल रहे हो 2 ग्राम? मैम 1 मोल का वेट हाँ एटॉमिक हाँ मास हाँ, ऑफ 1 मोल। अच्छा आप हाइड्रोजन एटम को बोल रहे हो, यस मैम। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का शुभम, हाँ ठीक है, दैट इज करेक्ट, वहां पर होगा 2 ग्राम्स होगा, करेक्ट है। मैं अभी बात करती हूँ, आपसे भी करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मोल की अगर आप बात करोगे तो दिस इज 6.022 एंड इतने एटम्स होते हैं, 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, क्लियर है। तो अगर 1 मोल में इतने एटम्स हैं, और अगर आपके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, और आपके एक कार्बन 12 के एटम का जो मास है वो कितना है, इतना है, तो इतने कार्बन एटम्स का मास कितना होगा, दिस मच मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ व्हाट इज द टोटल मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। बेटा समझ में नहीं आया तो मैं इसको फिर से कहीं पे बता देती हूँ, फिर से समझ लो एक बार ये बात को। हे तमान शुभम, तीनों लोग ध्यान से पढ़ना। हम लोग निकाल रहे हैं कि हमारे पास 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस का मास कितना होता है, ठीक है। 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस का मास किसमें, इन ग्राम, हमको ये निकालना है, क्योंकि मेरा यही चीज क्या होता है, दिस इज नोन एज मोलर मास, यही चीज होती है मेरी मोलर मास के बराबर। तो मैंने बोला कि मुझे एक चीज पता है कि किसी भी एक सब्सटेंस के एक एटम का मास कितना है, क्यों, क्योंकि मुझे एटॉमिक मास सबके पता है। जैसे मैं बोलूं कि कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन 12 का एटॉमिक मास होता है 12 AMU, कितना होता है 12 AMU। तो ये किसका है, एक एटम का है, एटॉमिक मास मतलब एक कार्बन एटम का जो मास है ये 12 AMU है, एंड दिस इज इक्वल टू 19.9 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। तो मुझे एक एटम का मास पता है, और अब मुझे कितने का निकालना है, 1 मोल का, और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, दिस इज दिस मच अमाउंट ऑफ एटम्स। तो इतने एटम्स का मास कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 19.9 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बोलो हाँ कि ना, समझ में आया? मतलब आपको एक कार्बन एटम का मास पता है कितना है, तो आपको x कार्बन एटम का मास बताना है, तो x मल्टीप्लाइड बाई जो आपके एक कार्बन एटम का मास है, यस और नो। तो मैम हर बार ये मल्टीप्लाई करने बैठना पड़ेगा? यस मैम। करना पड़ेगा, मैं अभी बता रही हूँ। मुझे ये बताओ इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया, यही चीज तो मैं आपको बता रही हूँ, आपके लिए ये इजी कैसे होने वाला है, नहीं करना पड़ेगा हर बार ये, ठीक है। अगर आपको मास ग्राम्स में दिया है एक एटम का तभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे ये बताओ ये चीज क्लियर है? यस मैम। इतना क्लियर है। हाँ इतना क्लियर है। तो ये चीज कितनी आई, 12 ग्राम कैलकुलेट करके आई है, ये मैं आपको बता रही हूँ कैलकुलेशन के बाद, ठीक है। यस अब आपकी ये चीज हर बार मतलब ऐसा एक रिलेशन मिल रहा है कि अब आप इसके एटॉमिक मास की बात करो, कार्बन के एटॉमिक मास की बात करो, तो इसका एटॉमिक मास कितना आया था 12 AMU, और वहीं आप इसके मोलर मास की बात करते हो। शुभम आपको क्लियर है ना यहाँ तक? यस यहाँ मैम। तक हाँ। तो अभी जब हम इसके एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं तो ये कितना है 12 AMU है, बट जब हम इसकी मोलर मास की बात कर रहे हैं तो ये कितना आया 12 ग्राम, ठीक है। तो ये इतनी कैलकुलेशन करके आया, पर लेकिन जब मैंने देखा तो एटॉमिक मास इसका 12 है, ठीक है, मतलब केवल डिजिट की बात कर रही हूँ यहाँ पे, न्यूमेरिकल डिजिट, और इसका भी न्यूमेरिकल डिजिट क्या है 12, पर इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, यूनिट में। तो यार अगर मुझे किसी भी एटम का मुझे एटॉमिक मास तो याद रखना ही है, तो अगर मुझे उसका एटॉमिक मास याद है तो उसका मोलर मास वही नंबर पर लास्ट में क्या करना है, AMU या U हटा के वहां पर मुझे ग्राम्स लिख देना है। इज दैट ओके? जैसे कि मैं यस आपसे मैम। बोलूं एक O एटम है, ठीक है, एक O एटम है। अब एक O एटम है अगर आपके पास, तो ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 8, आप बताओ जल्दी से, AMU में कितना 8। होता है, 8 होता है। 8 इसका बेटा वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर हाँ होता तो है मैम इसका, एटॉमिक 16। 16, ठीक है। तो इसका जो मुझे मोलर मास लिखना होगा वो क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा 16 ग्राम, ठीक है। यस मैम। मैम इतना ही है? हाँ
अगर मैं O2 मॉलिक्यूल की बात करूं तो O2 मॉलिक्यूल पे अगर ये मॉलिक्यूल है तो इसका क्या होगा, ये चीज मॉलिक्यूलर मास हो जाएगी। और मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, 32 AMU होगा कि नहीं O2 मॉलिक्यूल का, यस और नो? O2 में कितना है, 2 कार्बन Yes, आटम, ma'am. 2 ऑक्सीजन आटम आ गए, राइट। तो इसमें मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा आपका 32 AMU, इसका ट्वाइस। तो अब इसका मोलर मास क्या होगा, मोलर मास क्या होगा, अमान बताओ आप, रुको शुभम, अमान आप बताओ। 32 ग्राम 32 ग्राम kg ग्राम ग्राम, ओके। तो ये चीज आ गई 32 ग्राम, क्लियर है? तो ये Yes, ma'am. कोरिलेशन हमें मिल रहा है, इसलिए हमारा ये काम आसान हो गया, ठीक है। हाँ मैम ये तो इजी है। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग नंबर्स देख के घबरा गए क्या? देखो यार, मैंने वही चीज तो बताई थी अभी तक आपको, यहाँ पे वही चीज लिखी हुई थी, और उसके बाद बस मैंने आपको वही चीज कोरिलेट कराने की कोशिश कर रही थी कि अगर 1 मोल ऑफ कार्बन 12 है तो उसका एटॉमिक मास 12 AMU, तो उसका मोलर मास क्या होगा 12 ग्राम। अब आपके पास अगर 1 मोल ऑफ H2 है, ठीक है, 1 मोल ऑफ H2 है, तो H2 का कितना होता है एटॉमिक मास 2 AMU, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 2 ग्राम, ठीक है। अब 1 मोल ऑफ O2 ले लेते हैं, ठीक है। तो O2 का मैंने यहाँ पे बात किया आपसे, एक सेकेंड, O2 की बात करेंगे तो O2 का एटॉमिक मास कितना है 32 AMU, तो यहाँ पर इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम, ठीक है। क्लियर है अब? तो मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो है ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपके एटॉमिक मास या आपके जो मॉलिक्यूलर मास आते थे, आपका जो मोलर मास है वो इससे क्या है न्यूमेरिकली इक्वल है। न्यूमेरिकली मतलब इसका जो नंबर है दैट विल बी सेम, पर इसकी जो यूनिट्स है दैट विल बी डिफरेंट। मतलब मोलर मास आप लोग डायरेक्टली एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास की हेल्प से लिख सकते हो। अगर एटम की बात है वहां पे H एटम है तो एटॉमिक मास लिखोगे, और अगर वहां पे H2 मॉलिक्यूल है तो वहां पर मोलर मास क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। बस वहां पे यूनिट विल बी इन ग्राम एंड न्यूमेरिकली इट विल बी सेम एज द एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ठीक है। हाँ मैम। चलो यही सुनना था बस, चलो इतना हो गया क्लियर। आपने क्या क्या लिख लिया है अभी, इसको लिख लो पहले, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ मोलर मास को, फिर दोनों फॉर्मुलेज आ गए अपने। मोलर मास में लिख लो, ये वाला जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड एज इट्स मोलर मास। ये लिख लो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड एज इट्स मोलर मास। और 1 मोल का मतलब क्या हो गया, और 1 मोल का मतलब हो गया उसमें कितने एटम्स होंगे, या एटम्स नहीं लिखो यहाँ पे, इसको एंटिटीज लिख लो, क्योंकि कहीं पर आपके क्या है, कहीं पर वो चीज मॉलिक्यूल बन जाएगी। अच्छा ये तो कार्बन 12 के लिए है ना, ठीक है, एक मिनट, उतना ही लिखना, अभी आगे मत लिखना यार, उतना ही लिखा ना, केवल ये डेफिनेशन लिखना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड एज इट्स मोलर मास, ठीक है, इतना लिखा। उसके बाद लिखो, यहाँ पर लिखो 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस हैज 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस हैज, कितने एंटिटीज होते हैं 6.022 into 10 to the power 23 entities. 1 mole of a substance has these many entities. इसको लिखो, यार हम कनेक्टेड हैं कि नहीं है? हाँ मैम आप वो कनेक्टेड। हाँ ठीक है, Yes, मेरे ma'am, इसमें बोल रहा था connected. जूम
क्या बोलेंगे, स्टॉप अनएक्सपेक्टेडली, ऐसा लिख कर आ रहा था स्क्रीन पर। चलो फाइन, तो यहाँ पर अब लिखना आप 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस हैज दिस मच एंटिटीज। तो 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस में कितने एंटिटीज हैं, इतने एंटिटीज हैं, ठीक है। तो आपने एक पॉइंट ये लिखा है, पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 2 ये हो गया 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस हैज दीस मेनी एंटिटीज, ठीक है। अब आप लोग इसमें लिख लो कि हम लोग 1 मोल ऑफ C12 से निकाल लेते हैं कि कितना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्या लिखो, पॉइंट नंबर 3 लिखो, मोलर मास ऑफ C12 आइसोटोप, मोलर मास ऑफ C12 आइसोटोप, मोलर मास ऑफ C12 आइसोटोप, ये है आपका पॉइंट नंबर 3, ठीक है। मोलर मास ऑफ C12 आइसोटोप, उसमें लिखो आप, देखो 1 मोल ऑफ C12 आइसोटोप हैज 1 मोल ऑफ C12 आइसोटोप has mass is equal to 12 gram. 1 mole of C12 isotope has mass equal to 12 gram. 1 mole of C12 isotope has mass is equal to 12 gram. Done? हाँ मैम। फिर next लिखो, and 1 mole has this much atoms, and 1 mole is equal to, sorry, and 1 mole of C12 isotope is equal to 1 mole of C12 isotope has this much amount of atoms. 1 mole of C12 isotope has these many atoms. Fine. तो 1 मोल कार्बन 12 का मास है इतना, और 1 मोल में एटम्स हैं इतने, ठीक है। बेटा एक चीज यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, ठीक है, एक चीज गड़बड़ की है हमने। ठीक है लिखो, 1 मोल ऑफ कार्बन 12 का आपका जो मास है वो कितना है यार, ये जो हमने लिख लिया ना, इट हैज 12 ग्राम, ये हमने इसका एक्चुअली आंसर ही लिख लिया पहले, मोलर मास, ठीक है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो, ये जो हमने पहली लाइन लिखी ना, 1 मोल ऑफ C12 आइसोटोप हैज 12 ग्राम, तो ये इसका मोलर मास ही हो गया, तो ब्रैकेट में लिख लो मोलर मास, ठीक है। ब्रैकेट में इसके लिख लो पहले मोलर मास, ब्रैकेट में इसको लिख लो पहले मोलर मास, मोलर मास लिख लो, और इसको डिराइव कैसे कर रहे हैं वो लिखो, डिराइव कैसे कर रहे हैं उसको लिख लो। डिराइव के लिए पहले लिखो 1 मोल हैज दिस मच एटम्स, 1 मोल हैज दिस मच एटम्स, ठीक है। तो 1 मोल में कितने एटम्स हैं, इतने, ठीक है। अब 1 कार्बन 12 एटम का जो मास है उसको लिख लो, 1 कार्बन 12 एटम मतलब 12 AMU विच इज इक्वल टू दिस मच ग्राम। 1 कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 12 AMU मतलब उसका मास विच इज इक्वल टू दिस मच ग्राम, ठीक है। और फिर लास्ट लाइन, ठीक है। मेरे ये एरोज का मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब हम किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, पूरी लाइन को नहीं लिखा हुआ है मैंने। अगर आप क्या कहो तो फिर मैं वो पूरा लिखूं स्टेटमेंट, इसको फिर से लिख दूं क्या आगे, एज यू से। अमान मैम आप बताइए, कौन से वाले की बात कर रहे हैं? यही जो हम लिख रहे हैं, यही जो हम लिख रहे हैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। ये जो पॉइंट्स में एरोज लिख रही हूँ ना, तो 1 कार्बन 12 एटम हैज 12 हैज मास इक्वल टू 12 AMU, तो हैज मास वाली चीज मैंने नहीं लिखी हुई है, तो आप लोग उससे कंफ्यूज तो नहीं होगे ना, वो नहीं चीज बोल मैम, रही वो हूँ। तो समझ आ रहा है। आ रहा है ना, ठीक है। चलो, तो 1 मोल में कितना होगा वो लिख लिया, तो 1 मोल में कितना होगा, इतने ग्राम्स आ जाएंगे आपके, ठीक है, इतने ग्राम। ओके, ये जो मास होता है ना कार्बन का, ये 19.9 के आगे आगे भी कुछ होता है, ठीक है। तो जस्ट मैंने उसका 2-3 डिजिट्स ही लिखी है यहाँ पे। चलो डन, तो दिस इज इक्वल टू 12 ग्राम, दिस इज इक्वल टू 12 ग्राम, डन। अब आप आगे लिख लो, अब आप आगे लिख लो इसी तरह से, यहाँ पे लिख लेना 1 मोल ऑफ C12, मोलर मास बाद में लिखना, ठीक है। पहले आप कॉलम ले लेना एटॉमिक मास का, फिर ले लेना मोलर मास का, ठीक है। तो उसमें लिखो 1 मोल ऑफ C12, उसका एटॉमिक मास कितना है 12 AMU, तो मोलर मास कितना होगा 12 ग्राम,
इसी तरह से H2 का लिख लीजिए, इसी तरह से O2 का लिख लीजिए, ठीक है। डन। मैम एक मिनट। So next you can write molar mass is numerically equal to atomic mass या फिर molecular mass, या फिर मैं बात करूं एक और मास कौन सा पढ़ा था, फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास, ठीक है। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फिर फॉर्मूला मास। तो न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब क्या है, उसके जो डिजिट्स हैं दैट विल बी, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपकी सेम रहेगी, बाकी चेंज होगा, ठीक है। चलो डन बेटा। हाँ मैम। यस मैम। ओके यस मैम। चलो 8 आपका भी हो गया। फाइन फाइन। अब आप लोग एक चीज लिख सकते हो यहाँ पे। अब जो हमने दो चीजें यहाँ पर देखी, एक तो हमने ये देखा कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, मतलब कितनी एंटिटीज होती हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज, ठीक है। तो ये तो मुझे एक मोल में है। अब मान लो मुझे नंबर ऑफ एंटिटीज दे दें कि हमारे पास इतनी एंटिटीज है, ठीक है। लेट्स से मैं बोल दूं इसकी ट्वाइस एंटिटीज है, तो उसमें कितने मोल्स हो जाएंगे, तो आप आराम से कह दोगे कि मैम 2 मोल्स हो जाएंगे, क्योंकि एक मोल में इतनी एंटिटीज है, तो मतलब इसकी ट्वाइस एंटिटीज हो गई, मतलब वहां पे मोल्स भी ट्वाइस हो गए। इज दैट ओके? मैं बोल रही हूँ कि आपके पास एक मोल में इतने नंबर ऑफ एंटिटीज हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ एंटिटीज, चलो यूनिटरी मेथड ही लगा लेते हैं, ऐसे बात नहीं करते हैं। अब यहाँ पर आपको पता चल गया इतने एंटिटीज में इतने मोल्स हैं, मतलब दिस मच एंटिटीज इज इक्वल टू 1 मोल। तो एक एंटिटी में कितने मोल होंगे, एक एंटिटी में कितने मोल होंगे, इट विल बी 1/6.022 इंटू 10⁻23 मोल, ठीक है। अगर अब आपके पास एक्स एंटिटी है, एक्स एंटिटी है, तो उसमें कितने मोल्स हो जाएंगे, x/6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स, ठीक है क्या? हाँ मैम। यस मैम। इसको लिख लो, इसको लिख लो, इसको लिख लो। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे बोले कि नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे x जो था, x मेरा एंटिटी था ना, तो वही x को यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, तो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आ गया आपका एक फॉर्मूला बन गया। तो इसको एक ब्रैकेट में डालकर इस तरह से लिख लेना, ठीक है। तो एक फॉर्मूला मुझे मोल्स कैलकुलेट करने का यहाँ से मिलता है, ठीक है। ये लिख लिया हो तो दूसरा फॉर्मूला फिर डिराइव करें। हाँ मैम ये लिख लिया। तो अब दूसरा फॉर्मूला जो है, दूसरी चीज हमने जो देखी, जो मोलर मास होता है, ठीक है। अब आप एक चीज देखना, जो मोलर मास होता है इसको मैं रिलेट करती हूँ नंबर ऑफ मोल्स से, ठीक है। तो जब हमारे पास मोलर मास है, तो मोलर मास में कितने मोल्स होते हैं,
1 मोल होता है, ठीक है। ओह सॉरी, 2 बार लिख दिया। मोलर मास होता है, तो किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास गिवन है आपको, तो उसके मोलर मास में नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं? 1 मोल होते हैं, ठीक है। मान लो जैसे आपके कार्बन का कितना था, 12 ग्राम था मोलर मास। अब मैं बोलूं अगर आपके पास 1 ग्राम है मोलर मास, ठीक है, मतलब 1 ग्राम मास गिवन है, तो मोलर मास में आपके 1 मोल होते हैं, तो 1 ग्राम मास में कितने होंगे? इट विल बी 1 अपॉन मोलर मास, दिस मच अमाउंट ऑफ मोल्स, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपके किसी भी, मान लो मैं यहाँ पे m मास ले लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे लेट्स से आई टेक m मास, तो m में कितने हो जाएंगे? m ग्राम मोल्स, m ग्राम मास में कितने मोल्स हो जाएंगे? इट विल बी m डिवाइडेड बाई मोलर मास। और मोलर मास हम किस में लिखते हैं? देखो वैसे बताने की जरूरत नहीं है, मोलर मास हम ग्राम में लिखते हैं और ये भी हमारा क्या है? ग्राम्स में। तो कितने मोल्स आ जाएंगे? इतने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब मोलर मास में आपके पास 1 मोल है, ठीक है। जैसे कार्बन का कितना है? कार्बन का मोलर मास है 12, तो 12 ग्राम में 1 मोल। तो 1 ग्राम अगर C12 है तो कितने मोल्स होंगे? तो 1/12 होगा। अब आपके पास मान लो 24 ग्राम मास है, 24 ग्राम आपके पास C12 है, तो 24 डिवाइडेड बाई 12 मतलब कितने हो जाएंगे? 2 मोल्स, ठीक है। तो जो मेरा यहाँ से फॉर्मूला मिला वो मुझे मिला मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, मास डिवाइडेड बाई द मोलर मास, ठीक है। यस मैम। हाँ मैम। ठीक है। यस मैम। दिस विल बी मास, मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई द मोलर मास। फाइन, तो ये हो गए आपके 2 क्वेश्चंस के, मतलब 2 आपके फॉर्मूलेज आ गए। अब इनको, इनसे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लो ताकि आपको फीलिंग आए कि भैया हमने कुछ सीखा है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हैं, लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। टर्न कर दो इसको, स्लाइड को। हाँ मैम कर दो। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। अब पहला पार्ट उसमें मैं ले रही हूँ, लेट्स टेक 14 ग्राम ऑफ आयरन। 14 ग्राम ऑफ आयरन में बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। दूसरा है मेरा 60 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। तीसरा है मेरा 4.68 मिलीग्राम ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। आपके रेफरेंस के लिए मैं बता दूं, आप आयरन के लिए ले सकते हो, आयरन का आप ले लो, मॉलिक्यूलर वेट आपके आयरन का जो है, सॉरी एटॉमिक मास बोलूं उसका, तो यहाँ पे आयरन के लिए आप ले सकते हो, Fe का ले लो आप 56 AMU, ठीक है। 56 AMU, मैंने आपको क्या बताया? इसका एटॉमिक मास बताया। कार्बन का आपको पता है, सिलिकॉन का आप ले सकते हो 28 AMU, और कार्बन का भी लिख देती हूँ 12.011 मत लो, इसको 12 AMU से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चंस में आप देखो, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा किस पे बेस्ड है? हमें गिवन है यहाँ पर मास, और हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स। मतलब प्रीवियस जो हमने ये सेकेंड फॉर्मूला डिराइव किया है, मास गिवन हो और अगर हमें मोल्स निकालना हो तो कैसे करेंगे? ये फॉर्मूले को यूज करेंगे। और जो फर्स्ट फॉर्मूला है वहां पर क्या था? नंबर गिवन हो और हमें मोल्स निकालना हो तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब जगह क्या गिवन है? मास गिवन है। तो आप लोग इसको कैसे करोगे? देखो पहला वाला हुआ क्या? मैम स्टार्ट एक करते हैं। मिनट। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, टेक योर टाइम। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ आपके लिए, मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई द मोलर मास।
तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को मैं डिस्कस करती हूँ। 40 ग्राम ऑफ आयरन दिया है, तो आयरन के मुझे मोल्स बताने हैं। तो आयरन का मास कितना गिवन है? मास गिवन है 14, तो आई विल राइट मास की जगह मैंने लिख दिया 14। मोलर मास, अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि इसका एटॉमिक मास कितना है, 56 AMU। ये क्या है इसका एटॉमिक मास। तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? मोलर मास विल बी 56 ग्राम। यस और नो? तो ये चीज हो गई 14 ग्राम डिवाइडेड बाई 56 ग्राम। तो कितना आएगा? 1/4 1/4। मतलब 0.25 मोल्स। ठीक है, हाँ मैम। ओके। शुभम, शुभम कहाँ गए यस हैं आप? मैम, यस मैम, समझ मैं में इधर ही हूँ। ये हुआ? यस मैम, हो गया। अमान आपसे हुआ? हाँ मैम। चलो, तो फर्स्ट पार्ट सबसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। जो सेकंड पार्ट में गिवन है, अब सेकंड पार्ट में जो मास है वो कितना गिवन है? मास इज इक्वल टू 60 माइक्रोग्राम। ये जो सिंबल है दिस इज फॉर माइक्रो। और माइक्रोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? कितने 10 ग्राम्स होते हैं? 10 टू द पावर -6 ग्राम। 60 इंटू 10 टू द पावर -6 ग्राम, ठीक है। तो 1 माइक्रोग्राम में कितने ग्राम्स है? 10 टू द पावर -6 ग्राम। और मिली में कितने होते हैं? मिली में होते हैं 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो माइक्रो और मिली जो होते हैं ये यूनिट्स आपके ग्राम से छोटे हैं। तो सबसे पहले मुझे पता है मास मुझे किस में सब्स्टिट्यूट करना है? ग्राम्स में, क्योंकि आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह आप किस में रखते हो? सेम यूनिट्स में रखते हो, ठीक है। तो अगर आप इसको ग्राम्स में रखते हो तो ये भी ग्राम्स में आएगा, ठीक है। मोलर मास हम ग्राम्स में लिखते हैं, तो ये आ गया मेरा 60 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम, ठीक है। अब मोलर मास ऑफ कार्बन कितना लेंगे? मोलर मास ऑफ कार्बन, मोलर मास ऑफ कार्बन मैंने आपको बोला इसका एटॉमिक वेट आप ले लो 12 AMU। तो इसको हम लोग इसका मोलर मास कितना बोलेंगे? दिस विल बी 12 ग्राम, ठीक है। तो अब आप इन दोनों को मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स कितने हो जाएंगे? मोल्स विल बी इक्वल टू 60 into 10 to the power -6 divided by 12, ठीक है। So it will be 12 5 the 60, so this will be 5 into 10 to the power -6 मोल, ठीक है। या फिर इतने माइक्रोमोल्स भी तो लिख सकते हैं, या फिर आई कैन राइट इट एज 5 माइक्रोमोल, या फिर बेटर है आप वैसे ही लिखो तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ये पार्ट क्लियर है? यस मैम। हाँ मैम। यस ठीक मैम। है। तो जो यूनिट्स का जो कन्वर्जन है ना वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, इतना वाला तो पता ही होना चाहिए। उसके अलावा मैंने आपको 2-3 इंपॉर्टेंट बताए थे क्या क्या होते हैं। मेगा, गीगा, ठीक है। मेगा मतलब मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6, माइक्रो मतलब मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -6, ठीक है। और गीगा मतलब मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 9। चलो, अब इसका थर्ड पार्ट बात करते हैं। 4.68 मिलीग्राम ऑफ सिलिकॉन। तो इसमें थर्ड पार्ट में गिवन है हमें 4.68 मिलीग्राम ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। तो सिलिकॉन के अगर हम लोग मोल्स बोलेंगे तो मोल्स कितने हो जाएंगे? मोल्स विल बी मास। मास कितना है इसका? 4.68। क्या है? मिलीग्राम। मिलीग्राम को जब ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है -3 ग्राम, ठीक है। इतना ग्राम। अब डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सिलिकॉन। तो मोलर मास कितना होगा सिलिकॉन का? सिलिकॉन का मैंने आपको एटॉमिक मास बताया है कितना? 28 AMU। तो ये कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। 28 ग्राम, तो ये आ जाएगा आपका दिस मच डिवाइडेड बाय 28 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आपका यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आने वाले हैं। कैलकुलेट करो कितने आ रहे हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, करो। 4.6 से डिवाइड बाय 28। यार मैं आप लोग को सॉल्व कराने के लिए तो मैं तो आपको अच्छे अच्छे फिगर्स दे दूं जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल्स में दिए, पर अगर आपके बुक के क्वेश्चंस में इस तरह के होंगे ना टेढ़े मेढ़े, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम जाएगा। चलो इसको सॉल्व करके मुझे बताना, तब तक मैं यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख देती हूँ। हो जाए कैलकुलेट तो मुझे बोल देना।
हो गया क्या? नो मैम। अरे यार इतना टाइम नहीं लगाओ, मैम 0. मेरे मैम से डिवाइड करवाओगे? 0.0016 -3. 0.001 मैम 0.16 into 10 raised 16 into 10 to the power into 10 raised to -3. -3। हाँ ठीक है, एक सेकंड, 0.16 है 10 to the power -3, बेटा 1 पॉइंट हो जाएगा। 0 पॉइंट आ रहा है क्या? हाँ 0 point ठीक है, अगर आपका 0 पॉइंट आ रहा है तो दिस इज ओके, सबका यही आ रहा है। हाँ मैम। बस ये चेक कर लो 0 पॉइंट है कि 1 पॉइंट है। मैम 0 ही होगा ना क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है ठीक है, चलो 0.16 आपका ये सही आ गया आंसर। ठीक है फाइन, ये समझ में आ गया। मोल्स, अगर मास गिवन है तो मोल्स निकालना है तो कैसे निकालोगे? ठीक है, मैं इसमें अभी आगे एक वेरिएशन भी करा दूंगी आपको। उससे पहले मुझे आप ये बताओ कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन, यहाँ पर बताना है 52 मोल्स ऑफ आर्गन अगर आपको गिवन है तो उसमें कितने एटम्स होंगे? 52 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हीलियम, मतलब आपको मास ऑफ हीलियम गिवन है कि इतना है, और आपको थर्ड पार्ट में गिवन है 52 ग्राम ऑफ हीलियम प्रेजेंट है तो उसमें कितना नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ एटम्स की बात आ रही है तो मतलब आप समझ जाओ यहाँ पर क्या यूज होना है, मोल्स इज इक्वल टू, मैं इसके साथ साथ लिखती हूँ, मोल्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 to the power 23। ठीक है, तो आप पहले वाला केस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ फर्स्ट पार्ट को, मुझे नंबर ऑफ मोल्स की जगह लिख दिया मैंने 52, दिस इज इक्वल टू क्या है, आर्गन क्या है, आर्गन तो मोनोटॉमिक होता है, मतलब ये सिंगल एटम की बात कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 to the power 23, क्योंकि ये जो मोल्स गिवन है ये मुझे क्या है, आर्गन एटम के गिवन है, तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट हो जाएंगे, इट विल बी 6.022 इंटू 10 to the power 23 इंटू 52। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट करके बताएंगे, तो दैट विल बी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आर्गन इन 52 मोल्स। हुआ ये सॉल्व? मैम 1 मिनट। हम्म, इसका आपका जो आंसर आएगा that will be 3.13 into 10 to the, 3.13.144 हाँ हाँ ठीक है, 3.144 .1344 3.13144 ठीक है, दिस मच टू दी पावर 23। 25 होगा शायद। राइट, मैम ये वो आपका 4 नहीं करेक्ट वो है। 1 है वहां पे। यहाँ पर 3.13 लिख देते हैं सर, दिस विल बी 3.13 इंटू 10 टू पावर 25 एटम। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट को आप देखो, यहाँ पर गिवन है आपको 52 AMU ऑफ हीलियम, पर अब आप ध्यान से दो, ये आपको मोल्स नहीं गिवन है, ये आपको क्या गिवन है, ये आपको गिवन है इसका मास कितना है, और मास से अब आपको निकालना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। ठीक है, तो मास से अब आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो देखो ये क्वेश्चन जो है
बहुत सिंपल तरीके से भी हो सकता है और 2 स्टेप में भी हो सकता है और सिंगल स्टेप में भी। इट डिपेंड्स कि आपने इसको किस तरह से सोचा। मैं दोनों तरह से आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ इसको कि मोल्स क्या होते हैं। मोल्स होते हैं हमारे मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटी डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23। अच्छा यार, मैं शायद आप लोगों को ये चीज बोलना भूल गई कि ये 6.023 इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं। इसको हम लोग इस तरह से Na से डिनोट करते हैं, Na, ठीक है। Na, तो वहां पे एक पॉइंट ऐड कर लेना, इसको डिनोट किससे करते हैं। तो यहाँ पे कई बार अगर हम इसको नहीं लिखते डायरेक्टली Na भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अब देखो आपको जो मास गिवन है वो कितना गिवन है, 52 AMU। तो आपको इसमें किसमें लिखना पड़ेगा, ग्राम्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब अब आप लोग इसको यहाँ पर डायरेक्टली मास को यहाँ पे 52 ग्राम्स में नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको यहाँ पर गिवन है कि इसका मोलर मास कितना, इसका जो मास है वो कितना है 52 AMU। मतलब 52 AMU का मतलब कितना हो गया, एक AMU में कितना मास होता है, 1 AMU का मास कितना है, 1 AMU में होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो 52 AMU में कितने होंगे, इतने ग्राम्स होंगे, ठीक है। और मोलर मास ऑफ हीलियम बोलोगे तो हीलियम का मास कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक मास होता है आपका 4U या 4 AMU। तो उसको आप लोग लिख दोगे यहाँ पर 4 ग्राम। अब आपको क्या है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो ये आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो आपको मिल जाएगा वही चीज कि आपका यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स जो है ना वो एग्जैक्टली आपके 13 आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ये वाला मेथड क्लियर है कि मैंने दोनों तरीके से, दोनों फॉर्मूले से क्या किया, मोल्स को इक्वल लिख दिया, दोनों को इक्वेट करके डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर दिया। ये पार्ट क्लियर है। हाँ मैम। मैं इसका दूसरा मेथड भी आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। अब देखो यहाँ पर गिवन है आपको 52 AMU ऑफ हीलियम, ठीक है। मतलब AMU में दिया है तो आप समझ जाओ ये बहुत कम अमाउंट है, ठीक है। एक अगर आपके पास एक हीलियम एटम होता, एक हीलियम एटम होता तो उसका मास कितना है, एक हीलियम एटम का मास AMU में, अभी मैंने एक सेकंड, मैंने आपको इसको कितना बताया, 4 बताया ना, हाँ 4 इज ओके। तो इसका एक हीलियम एटम का जो मास है ये कितना कितना है, 4 AMU है, ठीक है। तो एक हीलियम एटम का मास आपको गिवन है 4 AMU। तो 4 AMU का मतलब है कि 4 AMU में कितने एटम्स होंगे। अगर आपके पास किसी चीज का हीलियम का 4 AMU है तो वहां पर नंबर ऑफ एटम्स कितने होने वाले हैं, 1 एटम, ठीक है। और तो इसके मतलब है अगर आपके पास 52 AMU है तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, इट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 52। तो ये हो जाएंगे आपके पास 13 एटम, ठीक है। सिंपल है और आप अननेसेसरली इतने सारे कैलकुलेशन से बच जाओगे, ठीक है। तो आपने कॉन्सेप्चुअली सोचा यहाँ पर कि अगर आपके पास एक हीलियम एटम है तो एक हीलियम एटम का मतलब क्या है, वहां पर उसका मास कितना होता है, एक एटम का मास होता है 4 AMU, उसका एटॉमिक मास है। तो 4 AMU में कितने 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 एटम का मास है, एक एटम का। तो 52 AMU कितने एटम का मास होगा, इट विल बी ऑफ 13 एटम, ठीक है। दूसरा मेथड भी क्लियर है। हाँ मैम। एक काम करो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, हाँ मैम ले लिया। इस स्लाइड का भी ले लो। तो ये उसका दूसरा मेथड हो गया। मुझे आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे कराना है, इसलिए मैं जल्दी करा रही हूँ। और लास्ट में जो हमने देखा थर्ड पार्ट, वो क्या था, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। थर्ड पार्ट था आपका 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है। अब इसको तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको निकालने हैं कि आपके वहां पर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो इसके लिए आपको वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा, मोल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स divided by Na and this will be equal to mass divided by the molar mass, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स ये अननोन है, ये तो आपको नोन है। ये आपको दिया है 52 ग्राम और यहाँ पे मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा आपका 4 ग्राम,
मोलर मास आपका हो जाएगा 4 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका ये इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ एटम्स मिल गए। अब आप अगर इसमें सोचो कि मैडम हमने जैसे पिछले केस में लगाया, तो आप देखो यहाँ पर ग्राम्स है, यहाँ पर AMU नहीं है, तो मतलब यहाँ पर आपके पास यूनिट बड़ा हो गया है। ठीक है, तो कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ेगी आपको। चलो, अंडरस्टूड है ना? हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, यस अब मैम। एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, लिखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ S8 in 0.1 मोल ऑफ इट। मतलब S8 मॉलिक्यूल में S8 का आपको अगर 0.1 मोल दिया तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो निकालना है। ठीक है, तो S8 में हमें निकालना है व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो नंबर की बात कर रहा है तो फिर सोचना ही नहीं है, और मोल गिवन है, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पूछा है। और देखो अब यहाँ पे मैम एंटिटी आप हर बार लिखते थे, अब यहाँ पे एटम लिखें कि मॉलिक्यूल लिखें कि क्या लिखें? यहाँ पे आप एसिड देखो, एसिड क्या है? एसिड एक मॉलिक्यूल है, और ये जो मोल्स गिवन है वो किसके गिवन है? वो भी आपको मॉलिक्यूल के गिवन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखोगे क्योंकि ये जो है मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई Na। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? दिस विल बी 6.022 10 to the power 23 into नंबर मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितने मोल्स हैं? मोल्स कितने हैं? 0.1। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.6022 इंटू 10 to the power 23। क्या है ये? मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसी में मैंने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, आपको बताना है इसी में, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, मतलब यहाँ पे आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। ठीक है, अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर कितने होंगे। तो ये आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए कि 0.1 मोल में इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे सल्फर के? तो सिंपल है, S8 के एक मॉलिक्यूल में आपके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 8 सल्फर एटम्स हैं, राइट? 8 एटम्स है ना, तो आपके इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे? दिस विल बी 0.6022 into 10 to the power 23 multiplied by 8 atoms. Yes or no? यस मैम। Done? समझ में आ गया? यस हाँ मैम। मैम। आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो मोल्स दिए हैं ये किसके मोल्स हैं? मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल है कि मोल्स ऑफ एटम होते? एक और ट्विस्ट करके बताऊं यहाँ क्वेश्चन में, एक और ट्विस्ट, अगर ये यहाँ पर 0.1 मोल्स ऑफ एसिड ना देके 0.1 मोल्स ऑफ सल्फर होते, अगर ये यहाँ पे 0.1 मोल्स ऑफ सल्फर बोल देता है, यहाँ पे एसिड नहीं होता, ठीक है, तो वहां पर जो आप यहाँ पे नंबर ऑफ जो नंबर निकालते हैं वो किसका आता? एटम्स का आता है या फिर आपके मॉलिक्यूल्स का आता? मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर अगर आपको पूछते हैं कि 0.1 मोल ऑफ सल्फर इन एसिड, ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पर लिखते मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ समथिंग डिवाइडेड बाई Na, तो ये मोल्स ऑफ आपको किसको लिखना है? यहाँ पे मोल्स ऑफ सल्फर एटम। तो यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड आएंगे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एसिड आएंगे? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर। ये जो मोल्स हैं ये आपके मोल्स किसके हैं? सल्फर के मोल्स हैं। कंफ्यूज हो गए क्या? यहाँ पे मेरी बात सुनो, नंबर ऑफ समझ एटम, में आ गया। नंबर ऑफ एटम। शुभम बोला मैडम प्लीज अब आप रिपीट मत करना। हे तो रमान आप बताओ। हाँ मैम आ गया। हाँ मैम। तो यहाँ पर क्या आएगा ये बताओ? नंबर ऑफ क्या आएगा? एटम्स की मॉलिक्यूल? अगर यहाँ पे मोल्स ऑफ सल्फर एटम बोल रहे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स आएगा कि मॉलिक्यूल्स आएगा?
एटम्स ही आएगा ना। क्योंकि यहाँ पे देखो सिंपल सी, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। ये देखो, ये जो मोल्स आप यहाँ पे लिख रहे हो, किसके लिख रहे हो? अगर एटम के लिख रहे हो तो यहाँ पे नंबर एटम का आएगा। अगर आप यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख रहे हो तो यहाँ पे नंबर मॉलिक्यूल का आएगा। यहाँ पे आयन लिखोगे तो यहाँ पे नंबर आयन का आएगा। ठीक है, Yes, ma'am. फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास और अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। अब एक काम करना, ये चीजें पूरी वैनिश ना हो जाए आपके दिमाग से। अच्छा, ये वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो। कहाँ गया? इस वाली स्लाइड का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका क्वेश्चन है। तो एक बार ये मोल कॉन्सेप्ट आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, तो इसको एक बार जो नोट्स आपको इस क्लास के दिए, इनको दोबारा से पढ़ना और अपनी टेक्स्ट बुक को भी एक बार रेफर करना। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो हम इसको आगे पढ़ेंगे और हम वहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्टैइक्योमेट्री। ठीक है, स्टैइक्योमेट्री कैलकुलेशन। राइट, चलिए। अच्छा हाँ, एक काम आप और कर सकते हो, आपके बुक में जो एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स गिवन है, आप वो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स अब अटेम्प्ट कर सकते हो जहाँ पे आपके मोल्स से रिलेटेड हो। ठीक है, तो मोल्स वाले प्रॉब्लम्स एक बार आप अटेम्प्ट करके देखिएगा। फाइन, चलो क्लास वाइंड अप करें। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.